सरिश के चश्मे मुस्लिम में है नेसा का असर पैदा। वेलकम टू ज़ौक़ यक़ी। मैं मोहम्मद शमीम आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JNU अरबिक का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है और जो PhD का हुआ है उसकी आंसर की कब आएगी, क्वेश्चन पेपर कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, और इसके अलावा एक अहम जो हिस्सा है हमारे इस वीडियो का वो है सिनॉप्सिस, जो कि PhD वालों के लिए बहुत ही अहम है। तो इन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस, काफ़ी लोगों के क्वेरीज आए थे इससे रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के सब तक पहुंचा दूं। तो सबसे पहले ये जान लें कि देखें, जो क्वेश्चन हुआ है चाहे वो MA का हो या वो PhD का हो, उसका कैसे क्या प्रोसेस होता है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो देखें, सबसे पहले MA का देख लें कि MA का जो पेपर हो गया है उसका क्या आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आएगा, उसके साथ प्रोविज़नल आंसर की आएगी। प्रोविज़नल आंसर की में ये होता है कि आप अपने क्वेश्चन जो आपने टिक किए हैं, क्वेश्चन पेपर जो वहाँ पे आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लगाया होगा, वो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा वेबसाइट से, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं NTA JNU के। फिर उसके बाद जो आंसर की होगी उसके साथ मिलाएंगे आप, ठीक है, कि आपका कितना सही है कितना गलत है। फिर उसमें अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपने जो लगाया है वही सही है, इसमें जो जवाब दे रखा है आंसर की में वो गलत है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। उसका एक अलग प्रोसेस है कि आप जहाँ से चैलेंज करोगे उसका हवाला देना पड़ेगा, और प्लस 1000 रुपया हम लोग के वक्त लगता था, अभी पता नहीं बढ़ा है या नहीं। तो इसके बाद फिर वो आप देंगे तो 2 से 3 दिन का टाइम होता है, यानी प्रोविज़नल आंसर की को देखने के बाद चैलेंज करने का जो टाइम होता है 2 से 3 दिन का होता है। उसके अंदर आप चैलेंज करेंगे, उसके बाद फिर वो फाइनल आंसर की रिलीज़ करेंगे। फिर जब फाइनल आंसर की आएगा तो फिर उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। तो ये है कि जब आपका आंसर की जो आने वाला है क्वेश्चन पेपर, उसमें कम से कम 1 हफ़्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन लगेंगे। उसके बाद फिर जब आप दोबारा उसको चैलेंज करेंगे 2-3 दिन के बाद, तो फिर दोबारा 2 से 3 दिन के अंदर आएगा। उसके बाद फिर 1 हफ़्ते के बाद रिज़ल्ट आएगा। मतलब मोटी-मोटी मिला के चलें पूरा हिसाब किताब, तो आपका रिज़ल्ट आने में 20 दिन कम से कम और 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। ये प्रोसेस है MA वालों का। MA वालों की कट ऑफ क्या है मैं पहले ही बता देता हूँ। देखें, MA वालों की जो कट ऑफ है वो पिछले बार 2020 के एतबार से 83 है अनरिज़र्व जनरल वालों की, 79 है OBC वालों की, 77 है EWS वालों की, और उसके अलावा जो है 64 और 46 ये मतलब बोले तो ST/SC की है। इसके अलावा आप टेंशन मत लें, मैं आपको अपने ग्रुप में टेलीग्राम पे या आप मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो करते हैं, जहाँ भी आप मेरे साथ जुड़े हैं वहाँ पे आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा। अदरवाइज़ मैं ख़ुद से ही टेलीग्राम पे डाल दूँगा जो कि कट ऑफ लिस्ट है उसकी, ठीक है। अब चलते हैं कि जो अभी पिछले बार जो पेपर हुआ है उसके मुताबिक क्या मतलब मानना है। तो देखें, पैटर्न थोड़ा सा चेंज था, और थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा चेंज था। जिसने भी पेपर बनाया है बहुत घटिया मेयार था। मैं अपनी तरफ से कहता हूँ पेपर ऐसा नहीं बनाते हैं। कुछ लोग बच्चे कह रहे हैं सही था, नहीं ऐसा नहीं होता है। देखें, आपने जो सिलेबस में डाला है आपने क्यों उसमें डाल रखा है। ये तो अलग बात है कि कोई वहाँ सवाल जवाब करने वाला नहीं है, कोई उनकी बात मतलब बासपुरसी नहीं करता है, गिरफ्त नहीं करता है, वरना इस पर गिरफ्त होनी चाहिए भाई। इक्वल वेटेज होता है हर यूनिट से। आपने जो दे रखा है मॉडर्न, फिर मॉडर्न को अलग से क्रिटिसिज्म डाल रखा है, फिर इसका क्या मतलब है कि आप वहाँ से पूछ नहीं रहे हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। जिसने भी पेपर बनाया उसको पता नहीं था। कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसे नहीं पूछे जाते हैं कि एराब क्या है, इसकी तरकीब क्या है। एक आध क्वेश्चन चलता है, इसलिए कि उसमें जब जूम आउट करो तो ज़बर का ज़ेर, ज़ेर का ज़बर दिखता है, पेश दिखता है। जूम इन करो तो कुछ और दिखता है। तो जिसने भी ये पेपर बनाया था बहुत ही घटिया मेयार था। देखें, जो वेटेज होना चाहिए इक्वल, यानी हर यूनिट से बराबर क्वेश्चंस आने चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि किसी भी क्वेश्चन पेपर में या किसी भी एग्ज़ाम में ये पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता है कि इक्वल वेटेज हो। 2-4 नंबर इधर भी हो जाते हैं, चलता है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं कि सब उठा के एक ही जगह से दे दिया, बाकी सब आपने छोड़ दिया। तो ये सब गलत था। लेकिन खैर, अब जो हो गया वो हो गया, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पेपर आपके लिए मुश्किल था तो वो सबके लिए भी मुश्किल रहेगा। अगर किसी चीज़ में आप अच्छे थे तो कोई चीज़ में दूसरा भी अच्छा होगा, किसी में आप कमज़ोर हो तो कोई दूसरा भी उसमें कमज़ोर होगा। तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से उम्मीद लगा के रखनी है कि आपका एडमिशन ज़रूर होगा, और आप जो भी करते हैं अपना दुआ वगैरह करते रहें जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आपको जो लगता है कि आपने सही कर रखा है और आपको भी लगता है कि वो गलत हो जाएगा, तो पहले से आप अपना ढूंढ के रखें कि कहाँ से आपको चैलेंज करना है, कोई किताब वगैरह जहाँ से भी जो हवाला देना होगा। तो पैटर्न था बहुत ख़राब, उसके बारे में कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ठीक ठाक थे जो कि पूछा गया था, जो कि मैं बार बार भी अपने वीडियो वगैरह में दोहराता रहता था। रिजालुन फिश शम्स है वगैरह वगैरह, अय्यु हक़्क़िन बातिला वय्यु रफ़िया, अय्यु हक़्क़िन रुफ़िया व अय्यु बातिलिन वुज़िया।
उमर बिन अबी रबिया के बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस ठीक थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बहुत घटिया थे। इस वजह से नहीं कि वो ग्रामर पूछ लिया, ट्रांसलेशन पूछ लिया, नहीं। आप 10 नंबर पूछते, 12 नंबर पूछते, 30-30, 40 क्वेश्चंस देने का क्या मतलब है? वो गलत है, ऐसा नहीं किया जाता है। खैर, आप अल्लाह की ज़ात से उम्मीद बनाए रखें, और जो कट ऑफ लिस्ट हो आपको हम भेज देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कट ऑफ लिस्ट पिछले बार से देख के अपने आप को अंदाज़ा करके मेरा नहीं होगा, नहीं। हर कोई अपना रिज़ल्ट ज़रूर चेक करेगा। रिज़ल्ट ऐसे आता है कि जब ये अनाउंस करते हैं तो जो JNU की वेबसाइट होती है, JNU NTA की, वो अलग बता देते हैं कि इस वेबसाइट से चेक करना है। उसमें जाके अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ। वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्टेड हैं या आप नहीं सिलेक्टेड हैं, या फिर ऐसा है कि आप किस कैटेगरी के थ्रू कितने नंबर के ज़रिए से आपको कितना नंबर मिला। तो अगर आप सिलेक्टेड रहेंगे तब भी बताएगा कि इस कैटेगरी के थ्रू आपको इतना नंबर मिला, इतना रैंक मिला, या आप नहीं सिलेक्टेड रहोगे तब भी आपको बताया जाएगा कि आपको इतना नंबर मिला और आपका इतना रैंक है। तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब चलते हैं हम PhD वालों की तरफ। देखें, PhD वालों में भी सेम यही होना है कि आपका सबसे पहले क्वेश्चन पेपर और प्रोविजनल आंसर की आएगी, फिर आप मिलाएंगे, आपको चैलेंज करना होगा तो आप चैलेंज कीजिएगा। फिर 2-3 दिन के बाद फिर वो फाइनल आंसर की आएगी। उसके बाद फिर वो आपका रिजल्ट आएगा पहले रिटन टेस्ट वाला। फिर जिन जिन लोगों का रिटन टेस्ट होगा उनसे ये कहा जाएगा कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करो। तो जिन जिन लोगों को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा या उनको दिखाया जाएगा कि सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, तो उसमें एक खाना दिया रहेगा कि लेटर मतलब जो कॉल लेटर होता है वो, उसके अंदर जो लिंक होगी गूगल मीट पे आपका वाइवा होगा वो दिया रहेगा। तो उसमें जो प्रोसीजर होगा ये वो होगा कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब बोले तो 10th 12th BA MA सब कुछ उसमें आपको लगाना है। और इसी तरीके से आपको मतलब जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी लगाना है, लिविंग सर्टिफिकेट सब कुछ लगाना है। उसमें टाइम भी दिया जाता है कुछ दिन तक। फिर जो आप लगाओगे तो उसमें वो लोग वेरीफाई करेंगे, फिर उसमें बताएंगे करेक्ट है इनकरेक्ट है। उसके बाद फिर आपको दूसरा अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होती है तो उसको लोग इनकरेक्ट कर देते हैं, स्पेशली इसलिए कि रिसेंट मांगते हैं। जैसे कि करें AWS है तो 6 महीना चलेगा, 6 महीने पहले का होना चाहिए। अब ऐसे ही आपको क्या करना है इसके अलावा, कि सबसे अच्छी बात ये है आपके साथ साथ कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही अपलोड कर देना है। और फिज़िकल वेरिफिकेशन उस वक्त होगा जब आपका दाखिला JNU में हो जाएगा, और जब फिज़िकल, यानी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं JNU में 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक फिज़िकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी आपसे नहीं मांगी जाएगी। तो आपके पास जहाँ कहीं भी आप स्कैन करके उसको डाल सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है कि यहाँ से मंगाना वहाँ से मंगाना, आप जहाँ से चाहें उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको खाना क्या दिया जाएगा, वो खाना आपको दिया जाएगा कि आपको अपने सिनॉप्सिस को अपलोड करना है। अब सिनॉप्सिस के बारे में हम आपसे बात करते हैं कि सिनॉप्सिस क्या है, कैसे होगा, उससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो देखें, सबसे पहले कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, फिर आपको सिनॉप्सिस अपलोड कर देनी होगी, फिर आपको जो वक्त होगा उसमें उस वक्त में आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त में जब आपको बताया जाएगा कि इतने बजे से इतने बजे तक आपका इंटरव्यू है और आपको हाजिर होना है, उसमें एक साथ सबको पहले ज्वाइन करते हैं वो। उसके बाद सबको बता देते हैं इंस्ट्रक्शंस कि ये हिदायत हैं। उसके बाद ये बताएंगे कि आप लेफ़्ट हो जाओ, हम एक एक करके इंटरव्यू लेते हैं। जब आपका नंबर आएगा तो आपको कॉल कर दिया जाएगा, आप अपना नंबर और किसके लिए देना चाहते हैं, PhD MPhil जो भी, पिछली बार MPhil था, इस बार MPhil नहीं है, तो आप अपना PhD लिख दीजिए कि हम इसके लिए दे रहे हैं और अपना मोबाइल नंबर ये है। फिर वो जब आपका नंबर आएगा तो आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, फिर आप उसमें ज्वाइन हो जाओगे, फिर आपसे वो सवाल जवाब करेंगे। अब सिनॉप्सिस का क्या मसला है, देखिए सिनॉप्सिस का मतलब कि आपको PDF शक्ल में उसको अपलोड करना होगा, टाइप करके PDF बना के उसकी अपलोड करनी होगी। और उसके अंदर मतलब कि 6 से 7 सफ़ा, 8 सफ़ा, 5 सफ़ा, जितना ही आप मुख्तसर लिखेंगे जितना अच्छा होगा। और वो जब अपलोड हो जाएगी तो उसी सिनॉप्सिस से आपसे सवाल किया जाएगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो कैसे होगा इसमें, सबसे पहले जब आप जाओगे, ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, फिर आपसे पूछेंगे तारुफ बताइए अपना, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या आरिफ नफ्सक वगैरह वगैरह जो भी वो पूछेंगे। तो आप अपने बारे में पूरा बताने के बाद फिर वो आपसे पूछेंगे आपका सिनॉप्सिस क्या है, आपके टॉपिक किस पे करना चाहते हैं। फिर जो सवालात आते हैं सिनॉप्सिस के बारे में कि कैसे क्या है, वो मोस्टली मतलब एक ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर, कि आपने ये टॉपिक क्यों चुना, या आप इस टॉपिक में क्या नया करना चाहते हैं, या कि इस टॉपिक पे ये काम हो चुका आप इसमें क्या करेंगे। या फिर वो इससे ये पूछते हैं कि आपने जो इस रिवाया को लिया है या इस मतलब नॉवेलिस्ट को लिया है या क़िस्सा निगार को लिया है तो उसकी खुसूसियत क्या है। ठीक है, एहसान अब्दुल कुद्दूस को अगर आपने ले लिया तो उसकी खुसूसियत क्या है, गाज़ी क़ुसैबी को लिया तो उसकी खुसूसियत क्या है, अली अहमद बागसी को लिया तो उसकी खुसूसियत क्या है, नजीब महफूज़ को लिया, खलील मुतरान को लिया तो क्या है। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, क़दाया अलमरा फ़ी शरह खलील मुतरान या क़दाया इज्तिमाई या फिर रिवाया हन्ना मीना, तो जो भी आप चाहें बना सकते, कोई मुश्किल काम नहीं है।
लेकिन सिनॉप्सिस में यही होगा कि आपसे इस तरीके से सिनॉप्सिस ले जाएं कि जब वो वहाँ से क्वेश्चन उठाएं तो आप डिफेंड कर सको, आप बता सको। ऐसा नहीं कि आपने इंस्पिरेशन जमाने के चक्कर में, ठीक है, रोब जमाने के चक्कर में कि तासुर अच्छा जाए, बहुत अच्छा सा टॉपिक ले लिया, उसके बारे में पढ़ा नहीं या नॉलेज नहीं था, उन्होंने पूछ लिया या उस पर PhD हो चुकी थी, तो आप क्या बताओगे। ऐसा नहीं करना आपको। आप ऐसा करें कि जिसके बारे में थोड़ा मोड़ा आपको आता है, या अगर नहीं आता तो पढ़ें, इसलिए कि 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम होता है, सफिशिएंट होता है आपको पढ़ने के लिए। अच्छे से पढ़ने के बाद फिर आप वहाँ पर जाएं ताकि आप डिफेंड कर सकें। तो ख़ुलासा ये है कि आपको ऐसा टॉपिक लेके जाना है, ऐसा मौजू लेके जाना है जिसको आप अच्छे तरीके से डिफेंड कर सको वहाँ पर, अगर वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछें। इसलिए कि आप ये घबराना मत कि अगर जो हम टॉपिक चूज़ कर लेंगे हमें उसी पे करना पड़ेगा, नहीं, ये टेम्परेरी होता है, आर्जी होता है, ये सिर्फ आपके इंटरव्यू के लिए होता है। आपका एक बार इंटरव्यू हो गया, फिर आपको 1 साल तक रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ाई जाएगी, अगर आपने एमफिल नहीं किया होगा तो। बट अगर आप एमफिल किए होंगे तो आपके लिए एक्सेप्शन होता है, चाहे तो पढ़े वरना चाहे तो नहीं पढ़े। अगर आप सिर्फ MA करके डायरेक्ट जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा 1 साल तक रिसर्च मेथडोलॉजी। 1 साल के बाद फिर आपको टॉपिक चूज़ करने के लिए दोबारा से कहा जाएगा, या आप उसी पे चाहते हैं तो उसी पे कर लें, या आप दूसरा ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये टॉपिक आर्जी होता है, इसको आपके लिए घबराना नहीं है। अब ये सिनॉप्सिस के बारे में इतनी बातें हो गई जो मैंने आपसे बता दी है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल रखना कि जैसे आपके 2-4 दोस्त लोग हैं, और कभी कभी ऐसा होता है जिसे मैं जानता हूँ उसे आप भी जानते हैं, फिर उसमें ये होता है कि जिस किसी बंदे से मैंने सिनॉप्सिस मांगी, ये सब हकीकत है। देखिए, इसमें खामखा ज़बरदस्ती को बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं ऐसा मैं वैसा, ऐसा कुछ नहीं। देखो, ये सबकी ज़िंदगी में रियल होता है, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं कि अलग से खुत्ता बनाए। बट मैं आपको तरीका बताता हूँ अभी कितना आसान है। लेकिन फिर भी क्या होता है, जो एक अहम बात हो मैं बता दूँ कि मैं जिससे मांगता हूँ, कभी कभी होता कि आप भी उसको पहचानते तो आपने भी उनसे मांग लिया, उन्होंने दोनों को दे दिया और उनके ध्यान से निकल गया, जहन से निकल गया कि बता दें कि मैंने उनको भी दिया उनको भी दिया, आप दोनों लेके पहुंच गए वहाँ पे, तो थोड़ा सा इंप्रेशन वहाँ पे ख़राब हो जाएगा। वो आपसे पूछेंगे ज़रूर कौन बंदा कितना डिफेंड करता है, वो तो समझ जाएंगे उससे, बट थोड़ा सा इंप्रेशन ख़राब होगा, कहीं मतलब 2-2 3-3 लोग पहुँच गए लेके वही। तो इस तरह से मत करना। अगर कोई आपका पहचान का तो भाई पूछ लेना कि मैं इस पर कर रहा हूँ, आप किस पे कर रहे हो, या आपका मेरा अगर आप नहीं बताना चाह रहे हो अपना टॉपिक तो कम से कम जो मेरा है वो आपका तो नहीं है, ताकि आप मतलब कन्फर्म हो जाओ, श्योर हो जाओ कि हाँ ऐसा नहीं है, मतलब टॉपिक वहाँ पे टकराएगा नहीं, सेम नहीं, मैच नहीं करेगा, ये चीज़ है। अब मैं बताऊँ कि लिखना सिनॉप्सिस कैसे। देखिए, सिंपल सी बात है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। आप 2 से 3 से 4 सिनॉप्सिस, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 सिनॉप्सिस का आप मुताला करें, आप खुद ही सोचोगे यार ये तो हम खुद ही लिख ले जाएंगे, कोई मसला नहीं लिखने के बारे में। ऐसा लगता है ना कि अरे यार खुत्ता कैसे बनाए, खुत्ततुल बहस कैसे बनाए, सुनो, नहीं ऐसा नहीं है, उस मरहले से हम खुद गुजरे हैं, हम भी कोई बहुत बड़ा अल्लामा फ़खामा नहीं, ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं। तो ऐसे ऐसे सीख के हमने भी सीखा है, आप भी सीखें, मैं आपको भी बहुत सारा तरीका बताता हूँ। देखें, सबसे पहले मान लें जैसे आपको लिखना है कि क़दाया अल-इज्तिमाइया या क़दाया अल-मरअा फ़ी रिवायत नजीम महफूज़, या मान लिया कि फ़ी रिवायत तौफ़ीक़ुल हकीम वगैरह वगैरह, मान लिया जैसे, या क़दाया इज्तिमाइया या क़दाया अल-मरअा फ़ी रिवायत तौफ़ीक़ुल हकीम ख़ुसूसन या बिइशारत इला यौमियात नायबुन फ़िल अरियाफ़। तो आपको इसमें कैसे लिखना पड़ेगा, देखें, सबसे पहले आपको एज इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना पड़ेगा, जिसमें ये बतानी पड़ेगी कि हाँ मैं इस मौजू को क्यों ले रहा हूँ, इसमें क्या है क्या नहीं है सब कुछ, ठीक है, या मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या अहमियत है, मतलब एक इशारतन आप उसका एक तारुफ रखोगे, पूरा एक पैराग्राफ। फिर उसके बारे में लिखोगे कि सबब इख्तियारिल मौजू, ये आप इंट्रोडक्शन और सबब इख्तियारिल मौजू दोनों एक साथ लगा सकते हो। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, तौफ़ीक़ुल हकीम के बारे में थोड़ा सा लिखोगे कि भैया ये कौन है, मतलब गया था पढ़ने के लिए, हुकूक, वहाँ कर दिया ड्रामा मतलब 3 साल के बाद उसके अब्बू ने वापस बुला लिया उसको, तो उसके बारे में लिखोगे कि कौन बंदा है, क्या क्या किया, अहलुल कहफ लिखा वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर उसकी कुछ आमाल लिखोगे, मतलब उसकी कुछ किताबें लिखोगे जो फेमस हैं, कुछ मतलब जो इनाम वगैरह जीते हैं वो, मतलब मुख्तसरन 1-2 लिखोगे। उसके बाद फिर लिखोगे उसके नावल के बारे में कि जो नावल है उस नावल में है क्या बेसिकली, उसका खुलासा क्या है। फिर उस नावल के बाद आप लिखेंगे कि मतलब मैं इसमें करना क्या चाहता हूँ, मैं इसमें मतलब तज्ज़िया करना चाहता हूँ, मतलब जिसको तहलील बोलते हैं, या आप नक़दिया करना चाहते हो, या आप मुक़ारना किसी और नावल से करना चाहते हो, अरबी की ही या किसी इंग्लिश से या किसी उर्दू से, वो आप क्या करना चाहते हो। जैसे अगर आपने कोई सीरा ज़ातिया ले लिया, जैसे फतवा तुक़ान का ले लिया, या आपने क़िस्सती माश ले लिया नज़ार क़ब्बानी का, तो अब उसके साथ यादों की बारात जो है हमारे उर्दू ज़ुबान में, उसको आप उनके साथ लोगे, मतलब कौन से क़िस्सा मतलब सीरा ज़ातिया के साथ आप करना चाहते हैं, या आप दोनों अरबी में करना चाहते हैं जैसे अहमद अमीन की है, ठीक है, और इधर इनके नज़ार क़ब्बानी की ले ली, या और ऐसे किसी दूसरे शायर की ले ली, किसी दूसरे नावल की, या किसी दूसरे ज़ुबान से ले ली, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो उसके बारे में आप ये बताओगे कि इसमें है क्या, खुलासा क्या है, फिर उसके बारे में बताओ कि मैं करना क्या चाहता हूँ, दरासा तहलीलिया है, तज्ज़िया है, नक़दिया है, क्या है, फिर आप उसमें कौन सा मेथड अपनाओगे। और मेथड सेम ही होता है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होता, 2-3 खुत्ता देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मराज व मसादिर रहेगा, या आप खातिमा बांधोगे या फिर मराज मसादिर, मतलब कुछ लोग खातिमा डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट डाला जाता है तो थोड़ा अच्छा होता है। फिर मराज व मसादिर लिखते हैं, तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप चाहें तो एज इंट्रोडक्शन पार्ट लिखें, फिर नजीम महफूज़ के बारे में लिखें, या इंट्रोडक्शन में अगर आप जिक्र कर देते हैं सबब इख्तियारिल मौज़ू तो अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, चाहें तो अलग से डाल दें आप उसको। उसके बाद फिर आप तौफ़ीक़ुल हकीम के बारे में लिखोगे, फिर उसके अमाल के बारे में लिखोगे, फिर उसकी जो नावल है उसके बारे में लिखोगे, उसमें है क्या, फिर उसमें जो तुम आप करना चाहते हो वो लिखोगे, तो वो 1 से 1.5 सफ़ा जाएगा बस, बाकी सब तो इधर उधर की चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर आप उसमें ख़ात्मा लिखोगे हाफ़ पैराग्राफ का, या मतलब 1 पैराग्राफ का जो है छोटा सा। उसके बाद फिर आप 1 सफ़े में मराज व मसादिर लिखोगे बस। और हाँ, मराज व मसादिर में जो किताबें लिखना, जिसको एक बार आप ज़रूर देख लेना, मतलब नहीं तो गूगल से डाउनलोड करके देख लेना, या कम से कम फ़ोटोज़ की तस्वीर देख लेना कौन है, कहाँ से छपा है, या एटलीस्ट कम से वो पूछे कि हाँ पढ़े, तो बोला हम ये पढ़े हैं, ये हमारे पास है, हमने कहीं देखा है, ठीक है, ये काम कर लेना बस। तो मुश्किल इतना कोई आसान, मतलब आसान है, कोई मुश्किल काम है नहीं। अब मतलब प्रैक्टिकली कैसे लिखा जाएगा, क्या क्या होना चाहिए, क्या नमूना है, क्या एग्जाम्पल्स है, उन सब के लिए हम अलग से दूसरी वीडियो बनाएंगे, तो आप वेट कीजिए दूसरी वीडियो का, जल्द ही आपको मिलेगी, जिसमें हम 2-3 नमूनों के ज़रिए, मतलब हमारे पास जितने सिनॉप्सिस हैं हम आपके पास सामने रखेंगे, इसलिए कि इस तरीके से बनाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं वहाँ पे बताऊँगा कि देखें मैंने ये सिनॉप्सिस लिखा था तो इसमें मैंने ये लिखा था, मैंने वहाँ दिया था तो इसमें ये किया था, मैंने यहाँ दिया था, या मेरे दोस्त ने दिया था, या किसी ने दिया था, या किसी का सिनॉप्सिस है, जिसका भी हो, इस सिनॉप्सिस में ये चीज़ें हैं, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, वो सब मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। तो सिनॉप्सिस का जो मतलब प्रोसेस था मैंने इसमें बताया है, लिखेंगे कैसे वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अल्लाह के ज़ात से उम्मीद लगाए रखें, आप जिसको भी मानते हो और उससे दुआ करते रहें, और अपना जो मतलब जो रिज़ल्ट है ज़रूर एक बार चेक करना, ऐसा नहीं कि मेरा ख़राब हो गया नहीं आएगा, नहीं, ज़रूर चेक करना, ठीक है। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत मुमकिन है कि अच्छा हो जाए कुछ। और अगर आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूजीसी NJRF की, तो आप अपना फ़ोकस उस पर कीजिए, इसको भी फ़िलहाल के लिए भूल जाइए कि हमारा जो अगला एग्ज़ाम है हमें उस पर अच्छा परफॉर्म करना है, कैसे भी करके हमको JRF लाना है, ये जो हमको नेट देना है, जो भी आपको क्वालीफाई करना है, हमको हर हाल में क्वालीफाई करना है। ऐसा नहीं कि इसकी वजह से इसको ख़राब कर दो, ठीक है। ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं किया जाता है कि जैसे मान लिया कि आपका आज का दिन ख़राब हो गया, कल का दिन ख़राब हो गया, अब आज मैं बैठ के ये सोचूंगा कि अरे यार कल वाला ख़राब हो गया, तो मेरा आज वाला भी ख़राब हो रहा और आने वाला कल भी ख़राब होगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, जो चला गया सो गुज़र गया, सो गुज़र गया, उसे याद करके ना दिल दुखा। तो जो चला गया वो चला गया, अब उससे आप सिर्फ सबक हासिल लो, ठीक है, इबरत उससे हासिल करो कि मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये गलती हुई, दोबारा मैं ये गलती रिपीट नहीं करूँगा। अब उसको लेके बैठोगे तो आज का दिन भी ख़राब होगा, आने वाला कल भी ख़राब होगा। तो आपको क्या करना है, आपने अच्छा परफॉर्म किया, सब कुछ किया, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हर किसी से होता है, ठीक है, तो उस पर फोकस नहीं करना है आपको। मतलब ये करना है कि हमें नेक्स्ट एग्ज़ाम में ये गलती नहीं दोहरानी है, उससे आपको सबक हासिल करना, इबरत, उसको लेके हेडेक नहीं बैठ जाना है, वरना आज का भी दिन ख़राब होगा, आने वाला एग्ज़ाम भी ख़राब होगा। तो उसको छोड़ देना है, अगले एग्ज़ाम पे फोकस करना है। तो ठीक है, आप अपनी तैयारी पे फोकस करें और तन मन धन के साथ जुड़ के पूरी मेहनत के साथ, मतलब मान लीजिए कि अभी आपके पास हफ्ता से लेके 10 दिन बाकी है, तो उसको आप 20 दिन बनाएं और अच्छे से तैयारी करें, फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दे के आएँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर आपकी मदद करेगा। मैं आपके साथ हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। आपको कभी भी कोई परेशानी फ़ील होती है, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस नंबर पे, या इसके अलावा मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो मेरा चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग आ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल हेल्प चाहते हैं, मतलब सब कुछ पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो मैंने अपना सेकंड बैच क्रैश कोर्स चालू कर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे हैं, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। उसमें मैं आपको तमाम यूनिट की वीडियो दूंगा, PDF दूंगा, नोट्स दूंगा, PYQs दूंगा, MCQ दूंगा। उसके अलावा आपको ऑन कॉल कभी भी कोई परेशानी आए तो मैं आपका हल कर सकता हूँ। तो यही तक आज की यही वीडियो थी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी पे फोकस करें। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सरिश के चश्मे मुस्लिम में है नेसा का असर पैदा।